टू ऑल ऑफ यू सभी लोग लाइव आ जाए। आपका क्लास स्टार्ट हो चुका है और आज का क्लास में हम लोग जेनेटिक्स चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक ऐसा चैप्टर जो बोल सकते हैं बायोलॉजी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से प्रत्येक एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। तो एक बार कमेंट करके बताइएगा मेरा ऑडियो और वीडियो आप सभी तक बिल्कुल विजुअल एंड ऑडिबल है कि नहीं है। एम आई ऑडिबल एंड विजुअल टू ऑल ऑफ यू। बच्चों जेनेटिक्स की बात करें इसे हिंदी में हम लोग अनुवांशिकी बोलते हैं, ठीक है। इसमें जनरली जो वंशज के बारे में पढ़ाई होती है यही चैप्टर में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो एक बार कमेंट करके बताइए, मैं आपका कमेंट देख रहा हूं, ठीक है। एम आई ऑडिबल एंड विजुअल टू ऑल ऑफ यू। आज के क्लासेस में हमारे साथ डांस चैंप शिवनाथ रॉय, नीतीश कुमार यादव, सरोज, मिस्टर खान, सुप्रिया, टेक्निकल वायर, रजन, राजा, नेहा राज, पूजा कुमारी, सौरभ, कल्पना, शिवानाथ, आलोक, बहुत सारे बच्चे आज का क्लासेस कर रहे हैं। बच्चों देखिए, बात करते हैं सबसे पहले जेनेटिक्स और ये जो क्रैश कोर्स है उसके बारे में मैं बात करूंगा और आज का जो लेक्चर है इसका प्लान क्या है और अपन कैसे पढ़ेंगे, है ना। सबसे पहले समझना है जेनेटिक्स। देखिए अगर बात करें 12th की एनसीईआरटी के बेसिस पे तो इसे दो चैप्टर में डिवाइड किया गया है। एक प्रिंसिपल एंड इनहेरिटेंस करके चैप्टर है जिसमें मेंडेलियन जेनेटिक्स के बारे में पढ़ा जाता है और दूसरा जेनेटिक्स में पढ़ना होता है मॉलिक्यूलर बेसिस, है ना, जिसमें डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा जाता है। आपके बैच में हमें दो लेक्चर दिया गया क्रैश कोर्स में। क्रैश कोर्स में आपको थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन भी करवाना है। मैं क्वेश्चन भी लेकर आया हूं। ये चैप्टर से जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो आज मैं लेकर चल रहा हूं कि आज जेनेटिक्स में हम लोग एग्जामिनेशन में बात किया जाए नीट यानी जो एमबीबीएस के लिए एग्जाम होता है जिसमें 12th का एनसीईआरटी सिलेबस है, जेनेटिक्स से क्वेश्चन होता है। बीएससी नर्सिंग में भी जेनेटिक्स का बहुत ही बड़ा रोल है और आपकी एग्जाम में भी जेनेटिक्स से क्वेश्चन, पैरामेडिकल में भी जेनेटिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन उतना डीपली नहीं पूछे जाते हैं। तो बच्चों मैं जो लेक्चर को अरेंज किया है वो कुछ इस टाइप से है, समझिएगा। अगर मैं इसे डीपली लेकर चलूं तो 1 घंटा में जेनेटिक्स कोई नहीं पढ़ा सकता है, साफ साफ बात है, ठीक है। इसमें बहुत कुछ पढ़ना है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से लेकर पीसीआर, है ना, बहुत कुछ इसमें पढ़ना है। खैर जो आपकी एग्जाम का ट्रेंड है, जहां से क्वेश्चन बन रहे हैं वो अपन डिस्कस कर लेंगे ये लेक्चर में, ठीक है। क्योंकि हमारा मोटो है क्रैश कोर्स में आपको उतना दे दिया जाए जिससे आपका रैंक अच्छा आ सके, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन द सेशन विथ फुल ऑफ एनर्जेटिक। बच्चों आप कमेंट कीजिए जेनेटिक्स अनुवांशिकी कहते किसे हैं, इससे आप समझते क्या है उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा, है ना। टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल अच्छे तरीका से बताया जाएगा। हाँ जी सर, अनुवांशिकी में जैव अपने जैसे संतानों को उत्पत्ति कर सकता है सर। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल कर सकता है। चलिए मैं आपको बता रहा हूं डिफिनेशन। डिफिनेशन सुनिएगा, जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है। जीवों की ऐसी लक्षण, ठीक है, लक्षण यानी कहने का मतलब कैरेक्टर की बात हो रहा है, जो पीढ़ीगत यानी एक वंश से दूसरे वंश में यानी रूप में प्रसारित होते हैं, उन्हें हम लोग जेनेटिक कैरेक्टर या फिर वंशानुगत या आनुवंशिक लक्षण बोल सकते हैं बच्चों, है ना, याद रखिएगा, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आनुवंशिक में आखिर ट्रांसफर किसका होता है, ठीक है, किस चीज का ट्रांसफर होता है। तो आप बोलिएगा सर कैरेक्टर का ट्रांसफर होता है, ठीक है। इनहेरिटेंस कैरेक्टर, कौन सा कैरेक्टर, इनहेरिटेंस कैरेक्टर, जिसे वंशानुगत हिंदी में बोला जाता है, याद रहेगा। खैर डिफिनेशन से आपको हमें कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है बच्चों। चलिए अब बात आता है कि सर ये जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर कैसे ट्रांसफर होता है। मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको पढ़ा चुका हूं, मेल का गैमेट फीमेल का गैमेट आपस में मिलता है, फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। वहां से कैरेक्टर एक दूसरे को मिलकर एक सेल का निर्माण होता है, जाइगोट, फिर एम्ब्रियो, है ना, उसको यूटेरस में ट्रांसप्लांट करके बच्चा का निर्माण होता है जिसमें माता पिता का गुण आता है।
ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, अब बात आता है जेनेटिक्स, ये जो चैप्टर है उसके बारे में कि सर जेनेटिक्स जो टर्म है, ये शब्द है जेनेटिक्स टर्म, अनुवांशिकी, ये सबसे पहले कौन सी साइंटिस्ट के द्वारा ये टर्म दिया गया था? तो याद रखिएगा डब्ल्यू बेटसन। कौन सा बच्चों? डब्ल्यू बेटसन नाम का साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, इन्होंने इस टर्म को दिया था, लेकिन फादर इसे नहीं बोला जाता है। ठीक है, बाद में जेनेटिक्स का अध्ययन एक साइंटिस्ट थे मेंडल, उन्होंने अपने स्तर से बहुत कुछ इसमें अध्ययन किया, लेकिन जब तक वो अध्ययन करते थे उनका जो स्टडी था उसको किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया। मरने के लगभग 20 साल के बाद, है ना, उनका जो स्टडी है उसको रिकॉग्नाइज किया गया। मैं अभी बताऊंगा, हर एक चीज आपको समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेना। यहां आपको याद रखना है जेनेटिक्स टर्म जो है, शब्द वो किसके द्वारा दिया गया था? तो डब्ल्यू बेटसन के द्वारा जेनेटिक्स टर्म दिया गया था। याद रहेगा? बिल्कुल याद रहना ही चाहिए। अब बात आता है सर जेनेटिक्स में, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिए ना, इसमें अध्ययन किस चीज को करते हैं? तो एक चीज मैं आपको बताया, हेरिडिटी, अभी बताया है ना। हेरिडिटी एंड वेरिएशन का अध्ययन किसमें किया जाता है बच्चों? जेनेटिक्स में किया जाता है। ठीक है, हेरिडिटी यानी कैरेक्टर, गुण, माता पिता का जो गुण आप में आया उसे हम लोग हेरिडिटी कह रहे हैं। और वेरिएशन भी तो है, कुछ कुछ एग्जैक्ट कॉपी थोड़ी ना हो। कोई को देखो आप जो है एकदम सेम गुण आपके पापा वाला मिल रहा है क्या? नहीं सर, कुछ कुछ वेरिएशन आ रहा है। तो हेरिडिटी और वेरिएशन का अध्ययन हम लोग जेनेटिक्स में करते हैं। जेनेटिक्स टर्म किनके द्वारा दिया गया था? डब्ल्यू वेटसन के द्वारा जेनेटिक टर्म दिया गया था। ये दोनों चीज याद रहेगा, बिल्कुल याद रखना ही है। ठीक है, अब बात आता है कि जेनेटिक्स से संबंधित सबसे पहले अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? एक बच्चा पूछ रहा है सर हेरिडिटी क्या होता है? मैं अभी बताया ना, ट्रांसमिशन, इट इज अ ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ ऑफस्प्रिंग, यानी माता पिता से बच्चा में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन की ट्रांसफर को हम लोग हेरिडिटी कहते हैं। इतना अच्छे से समझाया यार। ठीक है, चलिए, और बाकी वेरिएशन बताया भी। ठीक है, वेरिएशन क्या? इट इज अ डिफरेंट, है ना। वेरिएशन क्या? इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज हैविंग सम डिफरेंसेस, उसे हम लोग वेरिएशन कहते हैं। चलो आगे बात करता हूं। अब देखो जेनेटिक्स, इस चीज को सबसे पहले अध्ययन करने वाले, इस टॉपिक को सबसे पहले अध्ययन करने वाले जो साइंटिस्ट उभर के आए, जिनका थ्योरी को हम लोग को पढ़ना है, मेंडल साहब, ग्रेगर जॉन मेंडल, है ना। ये कहां के थे? ये ऑस्ट्रिया के थे बच्चों। ये वास्तविक में बायोलॉजिस्ट नहीं थे, ये रियल में मैथमेटिशियन थे। और इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया था जेनेटिक्स वाला, अनुवांशिकी वाला, वो एक तरह का मैथमेटिक्स फॉर्म में दिया था। इसीलिए 19वीं सेंचुरी में इनका जो थेसिस था उसको एक्सेप्ट कोई कर ही नहीं रहा था। ठीक है, और भी रीजन है, वो भी मैं रीजन आपके सामने डिस्कस करूंगा। बस अभी याद रखना है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स, यानी जेनेटिक्स की जनक या फादर पूछे तो क्या हो जाएगा आंसर आपका? ये सारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है पारा मेडिकल में, इसीलिए मैं करवा रहा हूं। ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल आपको याद रखना है। ठीक है, अगर बात आता है क्वेश्चन फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, ठीक है, वो साइंटिस्ट का नाम चेंज हो जाएगा, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स को एक्सपेरिमेंट, ये इनका जो थीसिस था ना, ये उतना एक्सपेरिमेंटल नहीं था मेंडल साहब का। इन्होंने पाइजम सेटिवम यानी पी प्लांट पे इन्होंने अध्ययन किया था, उसका 7 कैरेक्टर को इन्होंने अध्ययन किया था, मैं आगे बात करूंगा। ठीक है, लेकिन अगर एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स की बात करें तो यहाँ पे टीएच मॉर्गन साहब हो गए फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। इन्होंने डोर्सोफिला, ठीक है, डोर्सोफिला पे इन्होंने अध्ययन किया था, और इन्होंने लिंकेज, सेक्स लिंकेज, ये सब के बारे में इन्होंने बताया था टीएस मॉर्गन साहब ने। याद रहेगा? चलिए
अच्छा, ये चीज तो हो गया। अब बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये तो थोड़ा सा बेसिक था ये चैप्टर के बारे में, जिसमें आपको समझ में आ गया होगा कि आपको पढ़ना आखिर में है क्या। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ कुछ टर्म, नहीं उससे पहले मेंडेलियन साहब का कुछ कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। हाँ, आइए देखिए डेफिनेशन, देखिए जो आपका स्लाइड में मैं लिख कर लाया हूं। जीवों की ऐसी लक्षण जो पीढ़ीगत रूप से प्रसारित होते हैं उसे हम लोग इनहेरिटेंस या फिर जेनेटिक्स कहते हैं। स्टार्टिंग में बताया गुणों यानी ट्रेड्स का संचरण पैतृकों यानी गैमेट्स के युग्मों युग्म के द्वारा पीढ़ीगत बढ़ते हैं या पीढ़ीगत होते हैं, ट्रेड्स का ट्रांसफर। ठीक है, ये चीज भी आपको मैं समझा चुका हूं। जेनेटिक शब्द सर्वप्रथम वाटसन के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? 1905 ईस्वी में। जेनेटिक्स से संबंधित पहला अध्ययन करने वाले ग्रेगर जॉन मेंडल साहब, और इनका ये थीसिस को आज का क्लास में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल। देखिए फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक ग्रेगर जॉन मेंडल। देखो बच्चों यहां पे बहुत कंफ्यूजन है। कोई कोई बुक में फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल दे रखा है, कुछ कुछ जगह पे कोई कोई बुक में फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स डब्ल्यू बेटसन को बोला जाता है। ठीक है, डब्ल्यू बेटसन। मैंने जब एक अच्छे इंस्टीट्यूट का पैकेज देखा तो वहां पे उन्होंने लिख रखा है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक डब्ल्यू बेटसन। ठीक है, और एक अच्छे पब्लिकेशन का बुक था वहां पे भी यही मेंशन किया हुआ है। लेकिन जब मैंने गूगल पे देखा तो वहां पे ग्रेगर जॉन मेंडल फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक दिया हुआ है। आधुनिक अनुवांशिकी का जनक किन्हें बोला जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल। तो आपको याद रखना है ये दोनों सर, लेकिन ऑप्शन में दोनों आ जाए तो ऑप्शन में कभी दोनों आ ही नहीं सकता है, जब भी आएगा तो एक आएगा। ठीक है, ये टर्म याद रहेगा। चलिए देखिए एक जीन है, जीन की खोज जॉनसन के द्वारा 1909 में किया गया था। ये टर्म याद कर लीजिएगा, आपका एक पीवाईक्यू में पूछा हुआ है, इसीलिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूं। जीन बेसिकली होता क्या है? जैसे आपका जो क्रोमोजोम है ना, क्रोमोजोम में जीन अटैच होता है और जीन ही रिस्पॉन्सिबल होता है आपका हेरिडिटी, आपका जो गुण है उसको कैरी करने के लिए। ठीक है, तो जीन का खोज जॉनसन के द्वारा 1909 में किया गया था। सबसे पहला प्रयोग भी जॉनसन के द्वारा। अच्छा, ये जीन टर्म जो है वो सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? जॉनसन नाम के साइंटिस्ट। तो यहाँ पे तकरीबन 5 मिनट के क्लासेस में हम लोग 3 से 4 साइंटिस्ट का नाम देख चुके हैं। ये आपके माइंड में होना चाहिए, याद रहेगा, बिल्कुल याद रखना ही। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखो ये टर्म है, ये टर्म मैं आपको बाद में समझाऊंगा। पहले मैं आपसे बात करता हूं मेंडल साहब के बारे में, थोड़ा सा इनका हिस्ट्री के बारे में बात करता हूं। तो मेंडल साहब का फोटो भी आपको दिखना चाहिए है ना? तो मैं आपको गूगल के माध्यम से फोटो दिखाना चाहता हूं। ये तो यहाँ पे भी आ जाएगा है ना, बोर्ड पे भी ऑप्शन है। कहाँ गया यहाँ पे? गूगल। बहुत ही पॉपुलर चेहरा, लेकिन जब ये जीवित है ना बच्चों, तो इनका रिसर्च को किसी ने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया। बाद में इनका 3 चेला ने पढ़ना स्टार्ट किया इनका थेसिस मरने के बाद, और इनका मरने के बाद भी नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, ये ऐसा साइंटिस्ट है जिनको मरने के बाद नोबेल पुरस्कार मिला है। इनका कार्य को मरने के बाद लोगों तक देखा गया, समझा गया कि वो जो ग्रेगर साहब बोल रहा था मेंडल, वो सही बोल रहा था। ठीक है, यानी कहने का मतलब जब आदमी जीवित है तो उसका बात को रिकॉग्नाइज ही नहीं लोगों के द्वारा किया जाता है। अब जब वो मर जाता है ना, तो आप देखोगे कि मरने के बाद उसका तरह तरह का तारीफ निकलता है। ठीक है, उसका दुश्मन भी तारीफ करता है। ये है समाज। ठीक है जी, तो इस समाज का जो शिकार मेंडल साहब भी बने थे एक समय। ठीक है, तो आप ये जो फोटो देख रहे हैं ना, ये ग्रेगर मेंडल साहब का फोटो है। ठीक है, हाँ चलिए बात करते हैं मेंडल साहब के बारे में। समझिएगा, मेरा हर एक पॉइंट को समझिएगा, सुनिएगा, है ना? इसे मैं एक स्टोरी के फॉर्म में आपके माइंड में
सेट करना चाहता हूं। उसके बाद आप मेरे से क्वेश्चन पूछेगा, मैं क्वेश्चन के लिए आपको डाउट दूंगा। हाँ, हर एक एग्जाम है क्या, हर एक चीज मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए देखिए, जनरली ग्रेगर मेंडल साहब का जो कार्यकाल था ना बच्चों, वो 1822 से 1884 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था, ठीक है। 1822 से 1884 यानी 1884 ईस्वी में इनका निधन हो गया था, ठीक है। इनके बाद ये इस दुनिया से छोड़कर चले गए थे। 1822 में इनका जन्म हुआ था, 1884 में ये दुनिया से छोड़ के चले गए थे। और इनका जो रिसर्च था वो 1856 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ये आपको याद रखना है, समझिएगा। 1856 से लगभग 1863 तक इन्होंने रिसर्च स्टार्ट किया था, अपना रिसर्च को कंटिन्यू किया था। 1863 कहने का मतलब 56 से 63 एनसीईआरटी लिखती है तकरीबन कितना हो जाएगा, 4 3 7 10 17, यानी तकरीबन 20 साल तक इन्होंने एक प्लांट पे अध्ययन किया था, जेनेटिक्स, उसका हर एक गुण को अध्ययन करने का कोशिश किया था, ठीक है। चलिए मैं स्क्रीन से साइड होकर आपको समझा रहा हूं, बहुत ही अच्छे तरीका से समझना है, ठीक है। आइए, मेंडल साहब का जन्म 1822 यानी 22 जुलाई 1822 ईस्वी को एक ऑस्ट्रिया देश है, कौन सा देश, ऑस्ट्रिया, वहां पे इनका जन्म हुआ था। ऑस्ट्रिया का एक छोटा सा विलेज सिलेसिया, ठीक है, विलेज का नाम है बच्चों सिलेसिया, एक गांव है, वहां से इन्होंने जन्म लिया था। गांव में अक्सर बच्चों बहुत अच्छे अच्छे दिमाग का लोग जन्म लेते हैं। जितने भी साइंटिस्ट थे लगभग गांव से ही उठकर आए, उसमें से ये भी एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने गांव से ही जन्म लिया। उसके बाद इन्होंने अपना स्टडी को कंटिन्यू किया, तरह तरह का स्कॉलर हासिल करने के बाद ये फिर जो है अपना स्टडी करने के लिए ब्रून सिटी ऑस्ट्रिया में, ब्रून नाम का शहर है, वहां पर जाकर इन्होंने दाखिला लिया, वहां पे इन्होंने पढ़ाई भी किया और एज अ मॉन्क वहां पे उन्होंने काम भी किया था, ठीक है। अब इन्होंने 1856 और 1857 ईस्वी में एक पेड़ को सिलेक्ट करते हैं जिनका साइंटिफिक नेम है पाइजम सेटाइवम। ये एक गार्डन पी है, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा, ये आपको याद रखना है, पाइजम सेडाइवम, ठीक है, पाइजम सेडाइवम, जिसे हम लोग गार्डन पी बोलते हैं। ये मटर पे इन्होंने अध्ययन किया था, इसका 7 कैरेक्टर, 7 गुणों का अध्ययन किया था। 1856 से स्टार्ट किया था, 56-57 से, और इन्होंने 1863 तक अपना थेसिस दे चुके थे। यानी ये साइंटिस्ट कब के थे, 19 सेंचुरी के थे बच्चों, ठीक है। यानी कहने का मतलब 19 सेंचुरी तक ये साइंटिस्ट थे, और 19 सेंचुरी में जब ये अपना थेसिस दे रहे थे, लोगों तक पहुंचा रहे थे, तो इनका वर्क को किसी ने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया। सब बोलता था कि ये मूर्ख व्यक्ति है जो बायोलॉजी में मैथ को घुसेड़ रहा है। इनका जितना भी जेनेटिक्स का लॉ है मैं आगे बताऊंगा, ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये सब जो इन्होंने दिया था ये एक्चुअली मैथमेटिक्स के फॉर्म में ये समझा रहे थे, ठीक है। तो उस टाइम के जो साइंटिस्ट थे बहुत ही अच्छे अच्छे, डार्विन वगैरह थे, उनका बोला वाला चल रहा था पूरा विश्व में, है ना। उन्होंने इवोल्यूशन में बहुत अच्छा अच्छा ला दिया था। तो इनका जो थ्योरी है कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं करता था, ये सब बोलता था पागल ये साइंटिस्ट था। तो 1884 में इनका निधन हो जाता है। उसके बाद तकरीबन 16 साल के बाद, ठीक है, 16 साल के बाद 3 और साइंटिस्ट आते हैं, उनका नाम याद रखना, ये इनका चेला ही थे, ठीक है। एक है कार्ल कोरेंस, कार्ल कोरेंस, और दूसरा है ह्यूगो डे वेरिज। कार्ल कोलेंस, दूसरा है हुगो डे वेरिज, और तीसरा है इवोन इरिस्क वोन टेस मार्क, है ना, इवोन टेस मार्क। ये तीनों साइंटिस्ट आपको याद रखना है, टेस TCHMERAC, टेस मार्क। ये इनका स्टूडेंट थे, मेंडल साहब के स्टूडेंट थे, ठीक है। कितना साल के बाद सर, 19 साल के बाद जो किताब लिख कर गए थे, जो थेसिस लिख कर गए थे मेंडल साहब, उसका अध्ययन इन्होंने करना स्टार्ट किया, ठीक है। इन्होंने अध्ययन स्टार्ट किया, और उसके बाद
जो कैरेक्टर था ना, जो उस थेसिस में लिखा हुआ था, हर एक चीज को ये प्रूफ कर दिए बच्चों, ठीक है। हर एक चीज को इन्होंने प्रूफ कर दिया 16 साल के बाद। तो आप सोच सकते हैं कि 16 साल के बाद मेंडल्स का लॉ का डिस्कवरी हुआ फिर से, ठीक है। मेंडल जो बात बोलना चाहते थे वो लोग तक पहुंचा 16 साल के बाद। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सबसे पहला क्वेश्चन यहां से ये पूछे जाता है कि कौन 3 साइंटिस्ट का नाम था जो मेंडल का लॉ को फिर से डिस्कवर किया। तो कार्ल कोरेंस, मेरे साथ बोलिए, हुगो डे वेरिस एंड इवे टेस्मार्क नाम का साइंटिस्ट थे, जनरली स्टूडेंट थे मेंडल साहब का। जो मेंडल का थीसिस दिया गया था, मेंडल्स का एक बुक आया था 1865 में, एक इनका रिजल्ट पब्लिश हुआ था, ठीक है। एक थेसिस आया था। देखो पहले के जमाना में कुछ कुछ भी जो है वो पब्लिश होता था, एक बुक आता था, ठीक है। तो उस बुक में पब्लिश होता था। इनका थेसिस 1865 में इनका थेसिस पब्लिश हुआ था, लेकिन इनका वर्क को उस टाइम भी रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था। जब ये तीनों साइंटिस्ट ने बोला कि मेंडल जो बोल रहा था वो बिल्कुल सही बोल रहा था, ठीक है, तो उसके बाद मेंडल साहब को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। एंड फादर ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स का फादर मेंडल साहब को दिया गया। आजकल के जो चेला चुटरी होगा वो अपने टीचर को इतना रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। देखो पहले की ये 3 साइंटिस्ट अगर चाहते हैं, कार्ल कोरेंस, हुगो डे वेरिस और इवी टेस्मार्क, ये चाहते कि भाई अपना ये जो क्रेडिट है फादर ऑफ जेनेटिक्स वो अपन खुद पे ले लेते हैं, तो वो ले सकते थे, ठीक है। लेकिन पहले के जमाना का लोग बहुत ही ईमानदार होता था यार। उसके लिए एक टीचर और माता पिता का जो रिस्पेक्ट होता था ना, वो काफी अलग लेवल का होता था, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने खुद पे क्रेडिट ना लेकर अपने जो गुरु थे, जिन्होंने इस बात को लोगों तक पहुंचाना चाह रहा था, वो जो है उनको दिलाया, उनका हक को दिलाया मरने के बाद, ठीक है। तो बात आती है, और ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में, ये सब क्वेश्चन पूछे जाता है कि अगर मेंडल का वर्क लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा। पहली बात, उस टाइम इतना साधन नहीं था बच्चों की लोगों तक पहुंचाया जाए। कुछ भी पब्लिश होता था तो गिने चुने एक दो गो पेपर होते थे, वही पेपर के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से दूर दूर तक जाता था। यानी मुश्किल, इतना मुश्किल था कि अगर यहां से अगर अमेरिका तक कुछ बात पहुंचाना है तो आपको मान के चलिए कि 2-3 महीना 6 महीना का भी वक्त लग जा सकता है, फिर भी कोई जरूरी नहीं कि आपका बात पहुंच जाए। और आज के जमाना में एक गूगल पे डाल दो, इधर डाल दो, इधर डाल दो, शेयर होते होते कहीं कहाँ पूरा दुनिया में पहुंच जाता है, ठीक है। तो आज का एडवांस टेक्नोलॉजी है, पहले इतना एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं था। और दूसरी बात, मेंडल साहब बायोलॉजी में मैथमेटिक्स डाल दिए थे, तो इस चीज को लेकर लोगों में परेशानी था कि बायोलॉजी में मैथ कैसे आ सकता है, ठीक है। तो उसको लेकर भी इनका जो थीसिस था उस टाइम रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा था। अब बात आता है कि मेंडल साहब ने आखिर पी का पेड़ क्यों ही लिया था सर। पी का गार्डन पी का, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंडल के द्वारा कौन सा पी पर कौन सा प्लांट पे अध्ययन किया गया था। तो गार्डन पी है ना, मटर का, ठीक है, जो गार्डन में मटर होता है उस पर अध्ययन किया गया था। इसलिए किया गया था बच्चों की इसका जो लाइफ स्पैन होता है ना, 3 से 4 महीना में ये पेड़ जो है उग जाएगा आपको, ठीक है। 3 से 4 महीना में इसका पेड़ जो है वो अपना जनरेशन को बढ़ा लेता है। अगर दूसरा लिया जाता, जैसे ह्यूमन के लिया जाता, तो मेंडल साहब को पेड़ उगाने में कम से कम 60 साल के वक्त लग जाता, 100 साल के वक्त, तबला तो मेंडल साहब गुजर जाते, ठीक है। तो इनको ऐसा प्लांट सिलेक्ट करना था, ऐसा ऑर्गेनिज्म सिलेक्ट करना था जिसका जीवन काल कम हो, तब ना अध्ययन किया जा सकता था उसको मारकर फिर से उसको उगाकर, है ना, काट कर उगाकर। तो पी प्लांट का इन्होंने गार्डन पी प्लांट का सिलेक्ट इसलिए ही किया था। दूसरी बात, इसमें जो है इजी टू कल्टीवेट है, इस प्लांट को उगाना बहुत ही आसान होता है, ठीक है। पी प्लांट का खेती आप देखे होंगे, गांव से अगर बिलोंग करते होंगे, तो इसे उगाना बहुत ही आसान होता है, ठीक है। चलिए, और इसमें जो ट्रेट है ना बच्चों, कॉन्ट्रेस्टिंग ट्रेट जेनेटिक्स के भाषा में बोल सकते हैं, इसमें बहुत सारा पाया जाता है। जिसमें मेंडल साहब ने कौन कौन ट्रेट को लिया था, आगे मैं बात करता हूं। 7 कैरेक्टर को लिया था, ठीक है। कहा गया, हाँ, पहला कैरेक्टर था पुष्प की स्थिति, दूसरा था पुष्प की रंग,
फिर था फल का रंग, बीज का आकृति, तने की लंबाई, फल का आकृति, बीज का, हाँ, पत्तों की रंग, है ना, सीड का रंग भी इन्होंने लिया था। अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा है सर कि ये कब किए थे? 19 सेंचुरी में। हाँ, सही बात है, लिख लो। 1900 ईस्वी में ये तीन जो साइंटिस्ट, तीन जो बच्चा आया था, मेंडल का लॉ को रीडिस्कवर किया था 1900 ईस्वी में। क्वेश्चन पूछेगा तो यहां से यूज बना लेना, ठीक है। हाँ, 7 कैरेक्टर लिया था, उसके बारे में मैं बात करता हूं बच्चों। उससे पहले कुछ टर्म मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूं, ताकि ताकि आगे जाकर मैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस आपके सामने डिस्कस करूं तो आपको समस्या ना हो पाए, ठीक है। तो उससे पहले आपको सबसे पहले समझना होगा फेनोटाइप। एक जेनेटिक्स चैप्टर में फेनोटाइप नाम का टर्म होता है। फेनोटाइप कहने का मतलब फिजिकल अपीयरेंस, वो कैसा दिख रहा है, ठीक है। किसी व्यक्ति का दिखाई देने वाला आकृति को हम लोग फिनोटाइप बोलते हैं। जैसे हम आपको जो दिख रहे हैं कि भैया सर जो है गोरे हैं, ठीक है, गोरे तो है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, गोरे हैं, लंबे हैं, थोड़ा सा हेल्दी हैं, तो इस टाइप का जो आकृति हम लोग बोल सकते हैं हमारा फिनोटाइप है, फिजिकल है, ठीक है। एक टर्म आता है जीनोटाइप, किसी व्यक्ति का पूर्ण जीनीय संगठन, इसे देख देख नहीं सकते हैं, ये अंदर का संगठन है, जीनीय संगठन की बात करता है, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? जीनोटाइप बोलते हैं, ठीक है। एक मिनट, तुम लोग का कमेंट कहाँ चल गया? हर एक चीज बस लास्ट तक लेक्चर देखना, हर एक चीज क्लियर हो जाएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। हाँ, ठीक है, चलो, हाँ, ये हो गया हमारा जीनोटाइप, ठीक है। अब बात आता है एलिल्स के बारे में। एलिल्स के बारे में जानते हो क्या होता है क्या? बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस, इसे बाद में देखेंगे, ठीक है, बाद में देखेंगे। चलो, एलिल्स भी आपको बाद में समझाता हूं, उससे पहले दो टर्म और आपको समझना है। कहां गया यार? हाँ, डोमिनेंट, ठीक है बच्चों, डोमिनेंट कैरेक्टर और एक होता है रिसेसिव कैरेक्टर। ये सब क्या है सर, मैं आपको अभी समझा रहा हूं, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। डोमिनेंट कैरेक्टर और रिसेसिव कैरेक्टर क्या होता है सर, उसे बारे में बताइए। देखो, डोमिनेंट को हम लोग कैपिटल लेटर से चिन्हित करते हैं, अभी फिलहाल याद रखो, आगे मैं समझाऊंगा। डोमिनेंट को कैपिटल लेटर से चिन्हित करते हैं और रिसेसिव को स्मॉल लेटर से चिन्हित करते हैं। जैसे, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रबल गुण यानी जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो अप्रबल गुण को दबाने का क्षमता रखता है, ये भी आपको समझाऊंगा आगे, ठीक है। ये सब एक तरह से मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए फॉर्मूला होता है ना, क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, वही चीज मैं सिखा रहा हूं, अच्छे से समझना, ठीक है। जैसे देखो, ये हो गया आपका टॉल, ये जो कैरेक्टर हो गया डॉर्फ यानी बौना, एक लंबा का हो गया एलेल्स। ये जनरली क्या है बच्चों? यही एलेल्स है, ठीक है, ये क्या है, इसे एलेल बोलते हैं, ठीक है। टॉल एंड ड्रॉफ जो है ये एलेल्स हो गया, ठीक है। एक क्या है, टॉल को डिसाइड कर रहा है यानी प्रबल, और एक जो है अप्रबल, है ना, यानी डोमिनेंट कैरेक्टर है एक, और एक दूसरा रिसेसिव कैरेक्टर है। समझिएगा, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। जब इसे क्रॉसिंग करवाते हैं तो एक ऐसा बनता है, एक ऐसा बनता है, और एक ऐसा बनता है, ठीक है। तो ये जो हो गया बच्चों, ये तो टॉल बना ही,
यहाँ पे देखो एक टॉल का भी कैरेक्टर आ गया और एक डॉर्फ का भी कैरेक्टर हो गया, एक लंबा वाला भी आ गया, एक बौना वाला भी आ गया। लेकिन एक पॉइंट हम बताए थे कि प्रबल गुण अप्रबल गुण को दबाने की क्षमता रखता है। तो ये जो आपका जीन है वो किस चीज का जीन है, ये एलेल किस चीज का है? तो बोलिएगा सर ये टॉल ही होगा, ठीक है। और ये हो गया आपका डॉर्फ, क्योंकि ये यहाँ पे दोनों जो है डॉर्फ है, अप्रबल वाला है। डॉर्फ कहने का मतलब बौनापन, ठीक है, छोटा पेड़ पौधा की बात हो रहा है। ये समझाना था मुझे। आपने यहां तक समझा? बताइए आपने समझा कि नहीं समझा? हाँ सर जी, गुरु जी समझ गए। चलिए यहां तक समझ गए। अब आते हैं इस पे बात करते हैं। मेंडल का जो 7 कैरेक्टर लिया गया था पाइजम सेटाइवम पेड़ पे पुष्प की स्थिति, ठीक है, उसके बारे में। पहला बच्चों लेंथ ऑफ प्लांट, ठीक है, लेंथ ऑफ प्लांट, ये लक्षण लिया गया, सॉरी गुण लिया गया था, लेंथ ऑफ प्लांट। इन्होंने अध्ययन किया, एक साइड लिख लीजिए डोमिनेंट और दूसरा ट्राई साइड रिसेसिव। कहाँ गया यार, ये टेबल आपको याद रखना है, ठीक है। पैरामेडिकल वाले बच्चे याद नहीं रखेगा काम चल जाएगा, लेकिन जो स्टूडेंट, जो विद्यार्थी उस बीएससी नर्सिंग का एग्जाम देगा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो 7 कैरेक्टर। पहला प्लांट की लंबाई के बारे में अध्ययन किया था। तो इन्होंने देखा कि प्लांट का लंबाई में हाँ ठीक है, प्लांट की लंबाई डोमिनेंट, जब इन्होंने देखा कि प्लांट की जो लंबाई इन्होंने देखा उसमें डोमिनेंट रूप से क्या मिल रहा था, प्रबल गुण लंबा दिख रहा था और रेसेसी में डॉर्फ दिख रहा था, ठीक है। दूसरी बात, इन्होंने फ्लावर का पोजीशन लिया। तो डोमिनेंट के रूप में इन्हें एक्सियल, ठीक है, एक्सियल और रिसेसिव टर्मिनल, ठीक है, याद रखना है। तीसरा इन्होंने लिया था शेप ऑफ पॉड, पॉड मतलब ऊपर वाला छिलका होता है ना, उसका शेप लिया था। तो एक दिखा था इनफ्लैटेड और दूसरा रिंकल्ड। पैरामेडिकल वाला बच्चा याद नहीं रखेगा, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। शेप ऑफ पॉड, हाँ, पॉड का कलर, फल का जो कलर था वो कैसा था, डोमिनेंट में ग्रीन और एसेसिव में येलो। अच्छा, सतमा इन्होंने लिया, चौथा के बाद पांचवा, सीड का शेप, बीज का शेप कैसा दिखा था, डोमिनेंट में राउंड और एसेसिव में रिंकल्ड, ठीक है। और इन्होंने लिया था फ्लावर का कलर, डोमिनेंट में इन्होंने लिया था बच्चों फ्लावर का कलर, हाँ, वायलेट, और एसएससी में इन्होंने दिखा था वाइट। अच्छा, सतवां कैरेक्टर क्या हुआ, सीड का कलर, सीड कलर येलो और ग्रीन, ठीक है। आइए समझिए, आपको जो जनरली याद रखना है बस यही याद रखना है पैरामेडिकल। लेकिन जो बच्चा इसका तैयारी कर रहा है बीएससी नर्सिंग का, उसको ये भी याद रखना है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट था और कौन सा कैरेक्टर रिसेसिव था, प्रबल गुण कैसा था और रिसेसिव यानी या प्रबल गुण कैसा था, ये भी पूछा जाता है, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। ये तो मेंडल के बारे में आपने समझ लिया, बहुत अच्छे तरीका से समझ लिया। अब स्टार्ट करते हैं, बहुत ही बेहतरीन, ये स्लाइड हो गया, टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस आगे समझाऊंगा। अच्छा हाँ, अब मेंडल का बच्चों यहां से हम लोग लॉ के बारे में समझते हैं, ठीक है। मेंडल्स का लॉ के बारे में समझते हैं। अब बहुत ही अच्छे तरीका से समझिएगा, मेंडल्स का जो नियम था वो क्या कहता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं।
मेंडल दो तरह का क्रॉस करवाए थे, ठीक है। जनरली ये चाहते थे कि अगर हम एक पौधा ले टॉल यानी लंबा और दूसरा पौधा ले बौना, ये दोनों में हम लोग क्रॉस करवाएं, ठीक है, दोनों में हम लोग क्रॉस करवाएं, तो जो नया जन्म लेने वाला जो ऑफ ऑफस्प्रिंग है वो कैसा जन्म लेगा, लंबा लेगा कि बौना लेगा। आपके माइंड में प्रश्न आ रहा होगा। जैसे इसे ह्यूमन पे ऐसे समझा जाए कि एक लंबा व्यक्ति का शादी बौना लड़की से करवा दो, ठीक है, तो आने वाला पीढ़ी क्या कैसा जन्म लेगा उस चीज का इन्होंने अध्ययन किया था, ठीक है, प्लांट में पाइजम सताइवा में, जिसे हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। जब एक ही लक्षण के दो भिन्न पौधे के बीच क्रॉस कराया जाता है, इसे हम लोग एकल संरचना मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, ठीक है। ये कैसे था इसके बारे में अध्ययन आइए करते हैं। देखिए इन्होंने एक लिया था टॉल प्लांट, ठीक है, दूसरा प्लांट लिया था बच्चों डॉर्फ, ठीक है, पहला टॉल लिया था, दूसरा डॉर्फ लिया था। टॉल कहने का मतलब ये जो लिए थे पूरा ये वाला प्योर टॉल, प्योर टॉल। चलो यहां पे एक चीज और समझ लो, इसे हम लोग प्योर टॉल कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्योर टॉल, है ना। क्योंकि इसमें दोनों एल टॉल वाला है, ठीक है बच्चों। एक होता है स्मॉल टी, ये भी टॉल ही बनता है, ये अशुद्ध टॉल बना, अशुद्ध लंबा। एक कैरेक्टर होता है स्मॉल टी, इसे हम लोग बौनापन बोलते हैं, ठीक है, बौने, शुद्ध बौना बोलो, जिसे हिंदी में डॉर्फ बोला जाता है, और इसे हम लोग शुद्ध बौने पन बोलते हैं, ठीक है। मेंडल जनरली चाहते थे कि एक लंबा पेड़ और एक बौना पेड़ का क्रॉस करवाने के बाद उसका बच्चा कैसा जन्म लेगा, उसका ऑफस्प्रिंग कैसा जन्म लेगा, इस चीज को पता करना था मेंडल को। तो इन्होंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाया। कौन सा क्रॉस करवाया? मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाया। यानी कहने का मतलब इन्होंने एक लिया प्योर टॉल जिसमें कैपिटल टी और डॉर्फ लिया। जब इन्होंने क्रॉस करवाया तो क्या हुआ बच्चों, जल्दी से, अरे कमेंट तुम लोग का क्या हो गया? हाँ, जब इन्होंने क्रॉस करवाया तो कुछ इस टाइप का ऑफ स्प्रिंग आया, ठीक है, F1 जनरेशन में। पहला जब क्रॉसिंग करवाया पहला जनरेशन में तो कुछ इस टाइप का ऑफ स्प्रिंग आया, ठीक है, यानी अशुद्ध बौनापन। संतानीय इम्प्योर। चलो इसको यहां पे समझते हैं, ठीक है, अच्छे से समझना। थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूं यार। जेनेटिक्स है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। जेनेटिक्स पढ़ाना और जेनेटिक्स तुमको समझना, सबसे बायोलॉजी का जो सबसे टफ यूनिट है ना वो जेनेटिक्स है। इसमें आपको मैथ भी देखने को मिलेगा, अभी आपको आगे डाइहाइब्रिड क्रॉस समझाएंगे, वहां पे भी आपको बहुत सारा रेशियो समझाना है, तो थोड़ा सा आपको
समझना है, अपने माइंड को थोड़ा सा एक्टिव रखना है, ठीक है। देखो इन्होंने, मेंडल सबसे पहले शुद्ध टॉल प्लांट लिए और एक अशुद्ध टॉल प्लांट लिए। इन्होंने क्रॉस करवाया एक दूसरे से। तो जब इन्होंने क्रॉस करवाया तो इनको क्या मिला? पहला जनरेशन F1 यानी प्रथम संतानीय पीढ़ी जिसे बोला जाता है, संतानीय पीढ़ी। फर्स्ट जनरेशन में जब ये शुद्ध लंबा का क्रॉस शुद्ध बौना से करवाते हैं, बोलने में भी गजब लग रहा है ना। बौनापन, तो इनके पास अशुद्ध लंबा प्राप्त हुआ, फिर जो जन्म लिया वो लंबा ही मिला। अब मेंडल का दिमाग घूमा, अब ये जो अशुद्ध लंबा बना पहला जनरेशन में, इसमें सेल्फ पोलिनेशन करवा रहे हैं, यानी अब बोल रहे हैं कि भाई अब तुम लोग आपस में क्रॉस कर लो, ठीक है। तो ये टी और क्रॉस करवा दिए कैपिटल टी से। जब यहां पे इन्होंने क्रॉस करवाया बच्चों, तो कुछ इस टाइप से मिलता है, ध्यान देना, अच्छे से समझना, ठीक है। हाँ, एक मिलता है टीटी, दूसरा मिलता है स्मॉल टीटी और एक मिलता है टीटी। यानी कहने का मतलब एक मिलता है शुद्ध लंबा, दूसरा मिलता है शुद्ध बौना और एक मिलता है अशुद्ध लंबा, ठीक है। लेकिन यहां पे आपको ध्यान देना है कि अशुद्ध लंबा जो है ये 2 मिलता है, ठीक है। ये कितना मिलता है? 2 मिलता है। अब इसे हम लोग चेकर मेथड, सी पुन्नेट स्क्वायर वाला जो है रिगनाल्ड सी पुन्नेट चेकर बोर्ड मेथड, उस पे इसे बनाते हैं और उसके बाद इसका फेनोटाइप और जेनोटाइप का रेशियो लिखते हैं, ठीक है। समझिए, जैसे एक टॉल लिए और दूसरा ड्रॉफ लिए, ठीक है। ये जो है बच्चों एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है रिगनाल्ड सी पुनेट। इन्होंने एक स्क्वायर बनाया था और इसमें क्रॉसिंग ओवर करना लोगों को समझाया था, जिसमें आपको गुण लिखना था। यहाँ से एल एल सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे टीटी वाला हो गया, यहाँ पे स्मॉल टीटी वाला हो गया, आपस में गुना कर दीजिए टीटी 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 टीटी। यानी कहने का मतलब जब ये दोनों का आप क्रॉस कीजिएगा तो आपके पास टीटी मिलता है, ठीक है। यही चीज तो हम इधर लिख रहे हैं, देख लीजिए, अशुद्ध लंबा। इसके बाद सेकेंड जनरेशन, ये पहला फर्स्ट फिलियर जनरेशन, ठीक है, प्रथम संतानीय पीढ़ी, ठीक है, F1 जनरेशन। अब फिर से क्रॉसिंग करवाया जा रहा है, सेल्फ क्रॉसिंग टीटी गुने टीटी, ठीक है। तो अब यहाँ पे चेकर बोर्ड बनाइए, तो इसमें समझिएगा, यहाँ पे टी स्मॉल टी, यहाँ पे टी, यहाँ पे स्मॉल टी। टिट्टी 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 टिट्टी, अच्छा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, टिट्टी, हाँ टिट्टी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब ये दोनों का क्रॉस करवाया जा रहा है तो कैपिटल टी वाला एक मिल रहा है यार, हाँ कैपिटल टी वाला एक मिल रहा है और 2 मिल रहा है स्मॉल टी वाला और एक मिल रहा है स्मॉल टी वाला, इस टाइप से मिल रहा है, ठीक है।
आप देख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? जल्दी से बोलो कि सर समझ में आया कि नहीं समझ में आया। ठीक है, जल्दी से बोलो भाई, इसके बाद अपन को क्वेश्चन भी करना है। जी सर, फेनोटाइपिक रेशियो, देखो एक बच्चा बोल भी रहा है, क्या बात है। यही तो सुनना था, फेनोटाइपिक रेशियो 3:1, जेनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 आता है। सही बोल रहा है। अब यहां से आप बताइए मुझे, इसमें बताइए, ठीक है, इसमें आप मुझे बताइए फेनोटाइपिक रेशियो और एक होता है जेनोटाइपिक रेशियो। ये वाला सेल्फ पोलिनेशन करवाने के बाद तो बच्चा बोलेगा कि सर फेनोटाइपिक रेशियो तो 1:1 आएगा, ठीक है, सॉरी फेनोटाइपिक रेशियो 3:1 आएगा, क्योंकि 3 टॉल मिल रहा है सर और एक बौना मिल रहा है, डॉर्फ मिल रहा है, ठीक है। और जेनोटाइपिक रेशियो एक मिल रहा है सर शुद्ध वाला टॉल और दूसरा मिल रहा है सर 2 गो मिल रहा है शुद्ध वाला लंबा, ठीक है, और एगो मिल रहा है बौना, ठीक है। इस टाइप से फेनोटाइपिक और जेनोटाइपिक रेशियो याद रखना है। अच्छा अच्छा, मुझे लग रहा है फिर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज। चलो फिर से एक बार देखते हैं, टेंशन मत लो, ये तो सबको पता है। जब ये क्रॉस करवा रहे हैं तो टीटी आ गया, फिर इसको हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन करवा रहे हैं, तो जब इसको सेल्फ पॉलिनेशन करवा रहे हैं तो क्या आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है, ये नंबर में कितना है, 2 है, तो इसका फेनोटिपिक रेशियो होगा जो दिखने वाला फेनोटिपिक रेशियो। तो आप बोलिएगा सर 2 लंबा दिख रहा है, देखो ना 2 लंबा नहीं दिख रहा है, ये दोनों में देखो तो 3 लंबा दिख रहा है, सॉरी 2+1, 3 लंबा वाला है और एक बौना वाला है, ठीक है। जेनोटिपिक रेशियो तो बोलिएगा सर एक जो है वो टीटी वाला है, 2 है सर ये वाला शुद्ध लंबा, ठीक है, और एक है बौना वाला। ये हो गया शुद्ध लंबा और एक हो गया 2 हो गया अशुद्ध लंबा, और ये 3 में एक हो गया शुद्ध लंबा और 2 हो गया अशुद्ध लंबा। तो बच्चों अक्सर एग्जामिनर पूछता है, ठीक है, कि फेनोटिपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होगा, तो आंसर होना चाहिए 3:1 फेनोटॉपिक रेशियो, जिसमें 3 टॉल होगा सर, एक डॉर्फ होगा, 3 लंबा होगा सर, एक बौना होगा। अच्छा, जेनोटिपिक रेशियो बताइए, तो जेनोटाइप वाला जो रेशियो होगा सर, 2 गो जीन मिलेगा अशुद्ध वाला, एगो जीन मिलेगा सर, जीन या फिर एल बोलिए, ठीक है, वो लंबा वाले मिलेगा और एगो मिलेगा बौना वाला। समझ में आया? ये चीज मैं समझा रहा था आपको। चलो ठीक है, आप कोई डाउट है तो पूछ लो। समझ गई समझ गई समझ गई समझ गई, यही समझाना था, ये समझ जाओगे डाई हाइब्रिड बहुत अच्छे से समझ जाओगे। फिर डाई हाइब्रिड करने के बाद मेंडेलियन डिसऑर्डर जो है, वो डिसऑर्डर आपको डिजीज में मैं पढ़ा चुका हूँ, जेनेटिक डिसऑर्डर याद करो, ठीक है। आई थिंक तीसरा लेक्चर या चौथा लेक्चर क्रैश कोर्स का था, वो जाकर देख लीजिएगा। चलो अब आते हैं बच्चों डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस जैसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस में एक गुण को लिया गया, डाई हाइब्रिड क्रॉस में 2 गुण को लिया गया था, ठीक है। डाई हाइब्रिड, डाई मतलब 2 होता है, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में जनरली 2 गुण को लिया गया था, ठीक है, जिसमें गार्डन पी का एक सीड शेप लिया गया था और दूसरा सीड का कलर लिया गया था। सीड का शेप लिया गया था, सीड का कलर लिया गया था। सीड शेप
और सीड का अच्छे से समझना, सीड शेप में आपको मैं बताया कि राउंड यानी कैपिटल आर ए डोमिनेंट को बताता है, ठीक है। और रिसेसिव रिंकल्ड आप पहले मैं लिखवा चुका हूं, ठीक है, पीछे जाकर देखना, जिसे स्मॉल आर से लिखा जाता है, ये रिसेसिव को डोनेट करता है। सीड का कलर में येलो, जेनेटिक्स से बाबू अच्छे अच्छे के हालत खराब हो जाते हैं, ठीक है। जो लास्ट तक क्लास में ठीक गया वो समझो कि बायोलॉजी में इंटरेस्ट ले रहा है, ठीक है। और एक ग्रीन जिसे स्मॉल वाई, ये एक तरह का रिसेसिव इसे लिया गया था, ठीक है। जब इन्होंने क्रॉस करवाया बच्चों, यानी कुल मिलाकर इस टाइप से क्रॉस करवाया, आर आर वाई वाई, ठीक है, और गुने आर आर स्मॉल वाई, यानी एक डोमिनेंट और दूसरा रिसेसिव, ये एलेल्स का इन्होंने क्रॉस करवाया डाई हाइब्रिड क्रॉस में। जब इन्होंने क्रॉस करवाया तो पहला जनरेशन इनके सामने आता है राउंड एलो का, ठीक है, आर आर कैपिटल वाई वाई, यानी राउंड एंड एलो। पहला जनरेशन में प्रथम संतानीय पीढ़ी में डोमिनेंट वाला ही आता है, प्रबल गुण वाला ही आता है, ठीक है। जैसे आप पिछला वाला में देखे उसी तरीका से देखिए, सीड का शेप की बात करें तो राउंड आ गया, यानी डोमिनेंट वाला आ गया पहला जनरेशन में। सीड का कलर की बात करें तो येलो वाला आ गया, डोमिनेंट वाला आ गया, देखो येलो वाला आ गया। इसके बाद फर्दर इसे सेल्फ पोलिनेशन करवाया गया था मेंडल साहब के द्वारा, आर आर कैपिटल वाई वाई गुने आर आर कैपिटल वाई वाई। जब इसे सेल्फ पोलिनेट करवाएं तो यहां से देखिए, इतना डीपली मत जो, ठीक है, इतना डीपली मत जो, बस यहां आपको याद रखना है जो मैं आपको बता देता हूं, और बाकी फिनोटिपिक रेशियो पैरामेडिकल में कभी पूछ ही नहीं सकता है, बीएससी नर्सिंग में पूछे तो पूछे, ठीक है, पैरामेडिकल में कभी नहीं पूछेगा। हाँ, लेकिन मोनोहाइब्रिड से क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिनोटिपिक रेशियो जो इसके पास आया वो 9:3:3:1 आया, जिसमें एक आता है राउंड येलो, दूसरा आता है राउंड ग्रीन, और एक आता है, तीसरा आता है रिंकल्ड ग्रीन। हाँ, और एक रिंकल्ड येलो, सॉरी बच्चों, रिंकल्ड येलो, ठीक है, और एक आता है रिंकल्ड ग्रीन, यानी स्मॉल आर स्मॉल वन। अच्छा, अब जीनोटाइपिक रेशियो बस याद रख लेना, माइंड में रख लेना, याद मत करना, ठीक है, ये और अलग है मैथ। 1:2:2 12 24 12 12, कैसे याद किए थे, 12 24 12 12, हाँ 12 24 12 12 1, 12 24 12 12 1, 12 24 12 12 1 होगा, 12 1, इस टाइप से इसका जेनोटाइपिक रेशियो आता है, लेना देना नहीं है, याद मत रखना, ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, मैं काट दे रहा हूं, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं। अब थोड़ा सा समझना है बच्चों मानव का लिंग निर्धारण, ठीक है। आइए अब समझिए, अब आपको इंटरेस्ट आएगा मानव का लिंग निर्धारण, यानी सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। ह्यूमन का आखिर सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है सर, इसके बारे में आपको समझना है। जनरली इसमें दो क्रोमोजोम होता है जो आपका सेक्स को डिटरमाइन करता है, एक होता है एक्स, एक होता है वाई। जिस व्यक्ति के शरीर में वाई क्रोमोजोम प्रेजेंट है वो मेल है, जिसके शरीर में एक्स क्रोमोजोम प्रेजेंट है वो फीमेल है, ठीक है। देखिए, एक होता है ऑटोजोम जिसे हम लोग कायिक गुणसूत्र कहते हैं। इनके प्रत्येक जुगल एवं या जोड़े के दोनों गुणसूत्र एक जैसे होते हैं, यानी कहने का मतलब बच्चों 22 पेयर जो है
हाँ 1 मिनट यार, तुम लोग का कमेंट उतना देर से देखे नहीं, सो तो नहीं ना गया। सर हिंदी में नहीं समझ रहे हैं सर जी। अच्छा नहीं समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। 9 सर हिंदी में बोलिए ना प्लीज, हिंदी में बोलिए। अच्छा ठीक है, हिंदी। हाँ देखो कहना क्या चाह रहे हैं। देखो पिछला मोनो हाइब्रिड बस तुम लोग को समझना है, डाई हाइब्रिड मत समझो, ठीक है। डाई हाइब्रिड में हम आपको पढ़ाने लेंगे तो आधा 1 घंटा लग जाएगा। डाई हाइब्रिड आपके क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते हैं डाई हाइब्रिड में, इसीलिए जो बीएससी नर्सिंग बीएससी एग्रीकल्चर के फॉर्म भरेगा उसको बस डाई हाइब्रिड से ये याद रखना है, जो फिनेटिपिक रेशियो है 9:3:3:1 वो माइंड में होना चाहिए। दूसरी बात जीनोटिपिक रेशियो याद रखना है 12:24:12:12:1, 12:24:12:12:1, मेरे साथ बोल दीजिए 12:24:12:12:1। बाकी मोनो हाइब्रिड क्रॉस में आपको याद रखना है 3:1 फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1, ये दोनों बैच वाले बच्चों को याद रखना है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, आपको पीछे जितना हुआ है वो सारा कुछ समझ में आ गया। आइए अब बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन यानी मनुष्य का लिंग निर्धारण, है ना, ये कैसे किया जाता है इस पे चर्चा करते हैं और यहां से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं बच्चों, ठीक है। यानी कहने का मतलब पहला ऑटोजोम्स, ऑटोजोम आपके शरीर में कितना होता है 44 होता है, ठीक है। अगर पूछे ऑटोजोम्स की संख्या कितना होता है 44 होता है सर मानव के शरीर में ऑटोजोम्स, यानी कायिक गुण सूत्र कितने होते हैं 44। देखो एक चीज क्या हुआ था, एक कोई नर्सिंग का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, मतलब आप जब एएनएम जेएनएम कर लोगे उसके बाद पूछा था कायिक गुण मानव के शरीर में कितने होते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन था 46, बच्चे को लगा कि अच्छा ये तो गुण क्रोमोजोम की नंबर पूछ रहा है, वो 46 मार्कर आ गए। उन्होंने ध्यान नहीं दिया ये क्वेश्चन पूछ रहा है ऑटोजोम्स के बारे में। ऑटोजोम्स वो क्रोमोजोम्स होते हैं बच्चों जो सबके शरीर में सेम होते हैं, यानी हमारे में भी वो होगा, आप में भी और जो गर्ल्स होगी उसमें भी होगा। लेकिन एक क्रोमोजोम होता है सेक्स क्रोमोजोम, अगर हमारे पास एक्स वाई आ जाता है तो हम हो जाएंगे मेल, अगर वो किसी के पास एक्स चल जाता है तो वो हो जाती है फीमेल, तो वो हो जाता है सेक्स क्रोमोसोम। तो याद रखिएगा मानव के शरीर में ऑटोजोम्स की संख्या अगर पूछे तो वो कितना होता है 44 होता है, ठीक है। ये जनरली क्या होता है, ये क्रोमोसोम शरीर के निर्माण के लिए सहायक होता है, ना कि आपका लिंग को डिसाइड करने में सहायक होता है, ठीक है। ये किस चीज के लिए सहायक होता है, यह शरीर का निर्माण के लिए सहायक होते हैं। अच्छा क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा क्रोमोसोम, ठीक है, कौन सा क्रोमोसोम जो है वो सेक्स के सॉरी शरीर के निर्माण के लिए सहायक होता है, तो आपको आंसर लगाना है ऑटोजोम, ठीक है। ऑटोजोम आंसर लगा के आना है, कायिक गुणसूत्र, ठीक है बच्चों। अच्छा सर एक है सेक्स क्रोमोसोम, यह मनुष्य के लिंग, यह जो रिस्पॉन्सिबल होता है यह मनुष्य में लिंग के लिए, लिंग के निर्धारण के लिए सहायक होता है, निर्धारण के लिए सहायक होते हैं। ये जनरली कितने होते हैं सर, तो ये नंबर में मेरे प्यारे बच्चों ये नंबर में 2 होते हैं। अरे इसे हटाओ यहां पे, ये नंबर में कितना होता है, तो इनका संख्या जो है व्हाइट कलर से लिख देता हूं, इनका संख्या 2 होता है, ठीक है। अगर एक्स एक्स गया तो ये हो जाएगी फीमेल, अगर एक्स और वाई गया तो ये हो जाएगा मेल। फीमेल का सिंबल होता है इस टाइप से और मेल का सिंबल होता है बायोलॉजी में इस टाइप से, ठीक है जी। क्लियर है यहां तक, यहां तक क्लियर है। अच्छा ठीक है सर यहां तक तो
क्लियर है सर। अब इसका क्रॉसिंग ओवर करवाते हैं, ठीक है। जैसे देखो 23 जोड़ा होता है बच्चों, जिसमें 22 जोड़ा ऑटोजोम होता है, ठीक है, और एक जोड़ा यानी 23वां पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोजोम होता है, वो मैं पीछे बता चुका हूं। अब इसका हम लोग क्रॉसिंग ओवर करवा रहे हैं यानी शादी करवा रहे हैं, ठीक है। एक मेल का शादी फीमेल से होता है तो उसका जो संतान होता है ना, ऑफ स्प्रिंग, वो बच्चा या बच्ची जन्म लेने के लिए क्या रेशियो एग्जैक्ट आना चाहिए, ठीक है, वो उसके बारे में मैं बात करूंगा, ठीक है। और एक बच्चा का जो लिंग होता है, सेक्स होता है, वो किसके मदद से डिटरमाइन होता है, माँ का क्रोमोजोम या फिर फादर के क्रोमोजोम, उससे उसके बारे में भी मैं बात करता हूं। तो बच्चों देखिए, अब हो जाता है शादी, मैरिज। आजकल बहुत शादी मैरिज वाला सीजन चल रहा है, ठीक है। तो मेल में क्या होता है, 44 प्लस एक्स एक्स। 44 तो सब में होगा, लेकिन सॉरी, और मेल में 44 प्लस एक्स वाई होता है, ठीक है। चलो एक बोल रहा है सर मेरे में तो एक्स एक्स है, क्या बोल रहा है, शादी ओवर। अच्छा, अब दूसरा एक है फीमेल। तो फीमेल में 44 तो होगा ही सर, लेकिन इसमें एक्स एक्स होगा, ठीक है। यानी इसे तोड़िएगा तो 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई, यही ना होगा, बिल्कुल। इसे लिखिएगा तोड़ कर तो 22 प्लस एक्स और इसे 22 प्लस एक्स लिख सकते हैं। अब इसमें क्रॉसिंग ओवर करवाना है, ठीक है, करवा लीजिए सर क्रॉसिंग ओवर, हम तो एक्सपर्ट हैं। इसके साथ क्रॉसिंग ओवर करवाइए तो आपको क्या मिलेगा, 44 प्लस एक्स एक्स। अच्छा ठीक है सर, इसको सर इसके साथ भी तो क्रॉसिंग ओवर कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। चौवालीस प्लस एक्स एक्स। सर एक केस में तो ये है, इसके साथ भी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो इस केस में 44 प्लस एक्स वाई, ये भी तो कर सकता है सर, ये इसके साथ भी तो कर सकता है, हाँ बिल्कुल कर सकता है। तो 44 प्लस एक्स वाई। एक बच्चा पूछ रहा है सर ये टोरे क्यों है। अरे बच्चों, आपको पता होना चाहिए, मेल से कितना जाता है, मेल से 23 ही पेयर जाता है ना, यानी टोटल 23 पेयर होता है, 46 क्रोमोजोम होता है, जिसमें मेल से 23 जाता है और फीमेल से 23 जाता है। तो वही चीज तो मैं कर रहा हूँ, 22 प्लस 1 23, 22 प्लस 1 23, 22 प्लस 1 23, 22 प्लस 1 23, ठीक है। 23 यानी आधा आधा कर दिया है, ठीक है। चलिए ये समझ में आया। तो यहाँ पे ये वाला क्या बनेगा, तो ये वाला बचवा जो है सर फीमेल बन जाएगी, ये वाला भी फीमेल बन जाएगी सर, और ये वाला मेल बन जाएगा सर, ये वाला मेल बन जाएगा सर। यानी कहने का मतलब सर, फीमेल और मेल का जो रेशियो होगा सर वो 50:50 होगा। यानी बच्चा जन्म लेने का रेशियो जो होगा 50:50 या फिर 1:1, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है, मेल या फीमेल बनने की प्रोबेबिलिटी जो है वो अलग अलग आता है, दोनों में प्रोबेबिलिटी सेम होता है, मेल बनने का फीमेल बनने का। ये डिसाइड कोई नहीं कर सकता है कि मेल बच्चा जन्म लेगा फीमेल बच्चा जन्म लेगा, क्योंकि दोनों का प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली सेम है बच्चों, आप देख सकते हैं, है ना। अगर मेल से 44 प्लस 22 प्लस वाई चल जाता है, ठीक है, और फीमेल से 22 प्लस एक्स चल जाता है, तो बच्चा मेल जन्म ले लेगा। मेल से 22 प्लस एक्स जाता है और फीमेल से 22 प्लस एक्स जाता है, तो इस केस में बच्चा जो है वो क्या जन्म ले लेगा, फीमेल जन्म ले लेगा। बहुत अच्छे तरीका से ये चीज को समझिए, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। उसके बाद अगर समझ में आया तभी हम आगे बढ़ेंगे
क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करेंगे, वरना मूव ऑन ही नहीं करेंगे, ठीक है। सर अगर कम होगा तो कैसे कम होगा सर? छुट्टी, मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, मोबाइल बंद करके चले जाइए। जी गुरुजी। हाँ सर, यस सर, यस सर, ब्रोकन है। ये दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है। मानव का क्रोमोसोम में पूछा हुआ है, मेल का क्या होता है 44 प्लस एक्स वाई, फीमेल का 44 प्लस एक्स वाई, ठीक है। मेल के तरफ से अगर हमको बच्चा जन्माना है, ठीक है, बच्चा जन्म ले, तो मेल का कौन सा क्रोमोसोम पार्टिसिपेट करना चाहिए? तो मेल का 22 प्लस एक्स वाई अगर पार्टिसिपेट करता है फीमेल के साथ, फीमेल में तो दोनों देखो ना, फीमेल में 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स, उसके पास एक्स के अलावा कुछ है ही नहीं। मेल के पास 22 प्लस एक्स वाई है, जिसके पास ये 22 प्लस वाई है, जिसको ये 22 प्लस वाई दे देगा, उसका उस लेडीज का गर्भ से जो बच्चा जन्म लेगा वो पुरुष जन्म लेगा, यानी मेल जन्म लेगा, ठीक है, मेल जन्म लेगा। 22 प्लस वाई वो जिसको दे देगा। तो यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बच्चा का जो लिंग निर्धारण होता है वो माता से होता है या पिता से होता है? तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, बच्चे का बच्चा का लिंग निर्धारण है ना, लिंग निर्धारण पिता के गुणसूत्र से होता है। यानी पिता अगर चाह जाए 22 प्लस वाई देना, ठीक है, तो वो बच्चा जन्म लेगा मेल। तो देखो यार, जनरली जो है पहले के जमाना में ये सोसाइटी गर्ल्स को बहुत क्रश करता था। अभी भी हर एक चीज में गर्ल्स को ही पहले, अब तो थोड़ा सा सोसाइटी चेंज हुआ है, माइंडसेट चेंज हुआ है। पहले लोगों को चाहिए था बेटा, बेटा, ठीक है, बेटा हो ताकि उसका वंश आगे चल सके। अगर बेटा नहीं हो रहा है तो दोस्त कौन है? लड़की। लेकिन उस मूर्ख को ये पता नहीं है कि लड़की की टेंडेंसी ही नहीं है बेटा और बेटी को, मतलब जब उसके लिए दोनों चीज इक्वल है। ये निर्धारित होता है एक फादर से। फादर का सेक्स क्रोमोसोम अगर 22 प्लस एक्स वाई जाता है फीमेल के बॉडी में, तब वो गर्भ जो धारण करेगा, अगर वाई जाता है तो बेटा, अगर एक्स जाता है तो बेटी, ठीक है। तो ये चीज समझिएगा, समझने वाली बात है। पहले के लोग मूर्ख थे, कुछ पता था नहीं, है ना। एक्स वाई दोनों चला कैसे जाएगा? एक्स वाई एक पूछ रहा है एमडी हिसाब राज, कैसे एक्स वाई दोनों चल जाएगा? कैसे चल जाएगा एक्स वाई दोनों? वो अलग केस है, ठीक है, एक्सेप्शन आ जाता है। जब कभी देखो ट्विंस में मेल और फीमेल, वो तो मैं आपको रिप्रोडक्शन में पढ़ाया था, ठीक है, वो रियर केस है यार, ना के बराबर होता है। सर हमको प्रॉब्लम है कि एग्जाम नजदीक है और क्लास चलाने में, कैसे बोल रहा है, क्लास चलने दो आराम से। अच्छा, विनीता यादव, बौना बच्चा पैदा कैसे होता है सर? ठीक है, देखो अब यही है, बौना बच्चा कैसे पैदा होता है, अब बताता हूँ। जैसे क्रोमोजोम होता है ना, जैसे 23 पेयर होता है, 22 प्लस 23 पेयर होता है। तो अरे कहाँ गया? और जैसे यही देखो, ये एक्स क्रोमोजोम है, पहला क्रोमोजोम है, ठीक है, पहलवा क्रोमोजोम है। तो इसमें बहुत सारा गुण होता है, ठीक है। इसके पास गुण होता है, अगर एक टॉल वाला गुण है और एक डॉफ वाला गुण है, ठीक है। तो अगर टॉल वाला गुण डोमिनेंट है तो बच्चा लंबा जन्म लेगा। अगर डॉर्फ वाला गुण डोमिनेंट है तो बच्चा बौना जन्म लेगा। ये डिसाइड करता है, अब इसके डिटेल में पढ़ा जाता है, ठीक है। ये क्रोमोसोम जैसे अब ऐसे बात कीजिए ना, एकवा हो गया, दूमा हो गया, ऐसे 23 पेयर होगा ना जी सब में। तो पहला अगर आपका टॉल का लिए रिस्पॉन्सिबल है, दूसरा चेहरा के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तीसरा आपका बॉडी का थिकनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। चौथावा पेयर आपका चेहरा का गोरापन कालापन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो इसी टाइप से मैं आपको बताया ना कि जो 22 पेयर होते हैं वो आपका शरीर का निर्माण करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और एक जो होता है वो सेक्स को डिटरमाइन करता है, ऑटोजोम, जिसे कायिक गुणसूत्र बोला जाता है।
ठीक है, चलिए और कुछ बच गया? अब तो क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करना। हाँ, अब बच गया, देखो कुछ डिसऑर्डर कहाँ चला गया। हाँ, जेनेटिक डिसऑर्डर जिसे हम लोग अनुवांशिक विकार बोलते हैं, ये कहाँ पढ़ाया गया है? मेंडेलियन डिसऑर्डर भी आपको हेमोफीलिया के बारे में बता चुके हैं, कलर ब्लाइंड के बारे में भी बता चुके हैं, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम के बारे में बता चुके हैं। कहाँ पढ़ लीजिएगा? डिजीज, डिजीज पार्ट 1 ऐप पे आपको मिल जाएगा, आप जाकर वहां से इस टॉपिक को पढ़ लीजिए, क्योंकि एक टॉपिक को दोबारा पढ़ाना टाइम वेस्टेज। आइए अब क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं बच्चों, ठीक है। बहुत मुश्किल हो जाता है, समझा? क्या मुश्किल हो जाता है? इतना कम समय में इतना डिटेल में आपको समझाना, समझाने वाला का भी प्रॉब्लम और समझने वाला के भी प्रॉब्लम। चलो आप क्वेश्चन करते हैं। कहाँ गया क्वेश्चन? एक मिनट। अब एक भी क्वेश्चन गलती मत करना, ठीक है। चलो क्वेश्चन स्टार्ट होता है, टाइमर स्टार्ट है और इस क्वेश्चन के लिए 2 मिनट का टाइम आपको दिया जा रहा है। जल्दी से क्वेश्चन कीजिए। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। पहला क्वेश्चन बच्चों, मटर के पौधे में पाए जाने वाला गुण निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? मुझे लगा था गुण से क्वेश्चन नहीं रहेगा, पहले क्वेश्चन है, अब लिखाना तो पड़ेगा इन लोग को। अच्छा लिखवा देते हैं इसके बाद। पहला क्वेश्चन में तो दिक्कत होगा, है ना बच्चों? जुड़वा बच्चा कैसे जन्म लेगा सर? रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर जाके पढ़ लेना, बहुत अच्छे से समझाए हैं ट्विंस के बारे में, है ना? ट्विंस एक तरीका का नहीं होता है जी, बहुत तरह का होता है। एक ट्विंस होता है जो दोनों मतलब एग्जैक्टली एक जैसा होगा, और एक जैसा एक तरह का काम भी करता है। एक होता है एक जैसा होता है, ठीक है। एक ट्विंस होता है जो सटा हुआ होता है ना? दोनों का बॉडी आपस में अटैच होगा। वन वाला में तुम लोग फंसोगे, मुझे पता है। वन का सी, ठीक है, वन का सी होगा। फली का जो आकार लिया गया था वो गोल नहीं लिया गया था मेंडल के द्वारा, ठीक है। चलिए ये मैं आपको अभी लिखा रहा हूं, मैं सोचा इससे क्वेश्चन नहीं बनता होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं लिखवा दूंगा, टेंशन मत लो। अनुवांशिक सामग्री का वाहक किसे बोलते हैं बच्चों? जीन को बोलते हैं, ठीक है। जैसे जो क्रोमोजोम होता है, सपोज दैट एक्स क्रोमोजोम है, पहला क्रोमोजोम, इस पे यहाँ पे आपका जीन अटैच होगा, ठीक है। हर एक क्रोमोजोम पे जीन अटैच होता है, जीन कैरेक्टर को कैरीज करता है, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा पहला क्वेश्चन मैं लिखवा देता हूं, देखिएगा, 1 मिनट का टाइम देना। इंग्लिश में हम लिखवाए थे लेकिन हिंदी में नहीं लिखवाए थे, इसीलिए तुम लोग बोल रहा था कि सर हिंदी में पढ़ाइए ना। देखो, हाँ, पुष्प की आकृति, एक एक तरफ लिख लीजिए प्रबल गुण और एक तरफ अप्रबल गुण। पुष्प की आकृति, एक था बच्चों अक्षविरीति, अच्छा, क्या हो गया? अब अच्छा लिखा गया, अक्षविरीति, और दूसरा था अगस्त। पुष्प की रंग एक बैगनी डोमिनेंट में, और सफेद व्हाइट में, व्हाइट हो जाएगा अप्रबल में, ठीक है। फली का रंग हरा और पीला लिख लेना, डोमिनेंट। अच्छा, बीजों की आकृति पूछे तो गोल और धुरिंदर, ठीक है, रिंकल्ड जिसे बोला जाता है। तने की लंबाई लंबा और छोटा, लंबा और छोटा। फली की आकृति
फूली हुई और बीज के मध्य से दबा हुआ, इनफ्लेटेड जिसे बोला जाता है। फूली हुई, फूली हुई बीज के मध्य से दबा हुआ, उन्होंने ये चीज देखा था, ठीक है। बीज का पत्रों का रंग, हाँ, पीला और हरा। अब क्वेश्चन आ जाओ, कहाँ गया क्वेश्चन? जेनेटिक्स पढ़ रहे हो बाबू? हाँ देखो, हरी फली मिल जाएगा, बीज गोल मिलेगा, झुरीदार बीज भी मिलेगा, लेकिन फली गोल नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी मान लीजिएगा। फली देखिए, फली हम आपको बताए हैं, फली गोल नहीं होता है। फली जो होता है वो फूला हुआ होता है, या फिर मध्य से उसका जो बीज होता है वो दबा हुआ होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, टाइमर भी स्टार्ट है, जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधे को उगाना क्या कहा जाता है? ये आपने पढ़ा है, ठीक है। इसे बहुविखंडन कहते हैं? जी नहीं। पुनर्निर्माण? बिल्कुल नहीं। द्विविखंडन? ये भी नहीं कहते हैं। इसे अपन टिश्यू कल्चर कहते हैं, जिससे हम लोग वनस्पति भागों या फिर बीजों के बजाय कोशिका के माध्यम से, सेल के माध्यम से नए पौधों को उगाना, इसे हम लोग टिश्यू कल्चर कहा जाता है बच्चों, ठीक है। जैसे स्टेम वगैरह को काट कर रोप देते हैं तो वो नया पौधा जन्म ले लेता है, उसके लिए कोई बीज की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं पड़ती है? बिल्कुल नहीं पड़ती है सर, ठीक है। चलो, बौने प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। अपने जीन का आधा हिस्सा, अपने जीन का 3/4 हिस्सा, सभी जीनों का 1/4 हिस्सा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझिए और पढ़िए और राइट आंसर समझिए। लॉजिकल क्वेश्चन है। अभी मैंने बताया कि माता से जो है वो 23 क्रोमोजोम और फादर से 23 क्रोमोजोम आता है, यानी कहने का मतलब आधा आधा क्रोमोजोम दोनों जगह से आता है, ठीक है। चाहे बौना जन्म ले, चाहे लंबा जन्म ले, चाहे छोटा जन्म ले, चाहे कैसा भी जन्म ले, दोनों से आधा आधा क्रोमोजोम आता है। तो वही अपने जीन का आधा हिस्सा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 4 का सी का है बोल रहे हो, सभी जीनों से कैसे होगा? झूठ का मतलब कुछ भी, हाँ, ऑप्शन ये होगा ना 4 का। चलो अगला क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, टाइम स्टार्ट है। गुणसूत्र किससे संबंधित है? क्रोमोजोम जो फॉर्मूला है वो किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प आपको समझना है। जेनोटाइप भी आपको पता है, फेनोटाइप भी आपको पता है, दोनों चीज पता है। कैपिटल टी स्मॉल आर ये भी आपको पता है, ठीक है। तो बताइए ये दोनों का राइट आंसर, गलत नहीं होना चाहिए, राइट आंसर आना चाहिए। गुणसूत्र किससे संबंधित है? श्वसन से? ना सर। संबीकरण? ना सर। पोषण से तो बिल्कुल नहीं। अनुवांशिक लक्षणों का संचारण करना, संचारण कौन करता है? जीन करता है। किसके मदद से? गुणसूत्र के मदद से, ठीक है, याद रहेगा। रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प, यदि एक पौधे समजीनी यानी जेनोटाइप स्मॉल टी आर आर है, तो समलक्षणी फेनोटाइप क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर पूछ रहा है, ठीक है। अगर इसका जीनोटाइप स्मॉल टी आर आर है तो इसका फेनोटाइप क्या होगा बच्चों, है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। स्मॉल टी टी कहने का मतलब बौना, ठीक है, बौना। अच्छा, ठीक है सर। और यहां पे कैपिटल आर कहने का मतलब गोला होगा, क्योंकि डोमिनेंट होगा, है ना।
तो बौना एवं गोल होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर यहाँ पे कैपिटल टी होता एक भी तो बौना ना होकर क्या हो जाता, लंबा हो जाता। आपको बोले थे ना प्रबल गुण जो होता है वो अप्रबल गुण को क्या करता है, मतलब उसको पछाड़ सकता है, ठीक है, उसको झांक सकता है। तो यहाँ पे तो देखो ना दोनों जो कैरेक्टर है वो स्मॉल टी है, तो इससे तो डिसाइड हो गया ये बौना होगा। तो यहाँ पे ये दो तो आंसर होगा ही नहीं। अब एक होता है गोल और दूसरा होता है झुर्रीदार। तो गोल होता है प्रबल गुण, ठीक है, गोल क्या होता है सर, प्रबल गुण। तो यहाँ पे कैपिटल आर है प्रेजेंट, तो कैपिटल आर प्रबल को दर्शा रहा है, तो प्रबल वाला सही हो जाएगा, यानी गोल हो जाएगा, बौना एवं गोल। समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? आ गया सर। पांच के सी बोल रहे हैं, 6 का सी 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 सी। चलिए, अगर समझ में आया तो वीडियो को थम्स अप करेंगे बच्चों, कम से कम 500-600 तो लाइक कर दो, है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना। एक नवजात बालिका की कोशिकाओं के गुणसूत्र कौन सा संयोजन होता है? बालिका पूछ रहा है, बालक नहीं पूछ रहा है, तो अच्छे से बताना, ठीक है। क्या पूछ रहा है? नवजात बालक का पूछ रहा है, ठीक है, बालिका का पूछ रहा है, सॉरी बालक का नहीं पूछ रहा है, गलत नहीं होना चाहिए। कुछ देर पहले मैं बहुत अच्छे तरीका से आपको समझाया हूं, ठीक है जी। आइए देखिए, नवजात बालिका का कोशिका का गुण सूत्र क्या होगा? 44 तो होगा ऑटोजोम सर, ये तो सब में होगा सर, प्लस में सर अगर एक्स एक्स आ गया तो ये बालक हो जाएगी बालिका, है ना। अगर सर 44 प्लस एक्स और वाई आ गया ना सर, तो ये बालक हो जाएगा, ठीक है। तो आज ऑप्शन ए हो जाएगा। और एक चीज मैं बोल देता हूं, ठीक है, बाद में ध्यान देना, जितने भी लड़का पढ़ रहा है, जिसको जिंदगी में बच्चा से प्यार है, जिसे बच्चा ही चाहिए, वो कभी अपने बीवी को दोष मत देना, ठीक है, क्योंकि बच्चा जन्माने के लिए तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो, तुम्हारा ही क्रोमोजोम रिस्पॉन्सिबल होता है, ना कि आपके जो फीमेल पार्टनर है, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर 7 का ये हो जाएगा, 9 नंबर का राइट आंसर देना। एक समान मानव शरीर में कोशिका का क्रोमोजोम क्या होती है? तो ये तो इतना लॉलीपॉप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ना, स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है, दिख रहा है ना क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या है? बच्चे के लिंग किससे निर्धारित होता है? देखो, हाँ, कुछ देर पहले तुमको ज्ञान दे रहे थे, जितने भी बच्चे लोग देख रहा है, ठीक है, तो बच्चे का लिंग किससे निर्धारित होता है, यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। गुणसूत्र से, माँ का रक्त समूह से, माता पिता का आर्य कारक, पिता के रक्त समूह से। 10 नंबर क्वेश्चन। ऑप्शन के अनुसार तो ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है, गुण सूत्र से, क्योंकि रक्त से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन यहां से गुण सूत्र से लिख लेगा अच्छा से, पिता के गुण सूत्र से, ना कि माता के गुण सूत्र से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कथन सत्य है? 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी कथन जो है वो सत्य है? मानने में 46 गुण सूत्र पाए जाते हैं, जिसमें 42 21 जोरो ऑटोजोम्स और 4 2 जोरो लिंग गुण सूत्र। ना जी, गलत है, ऑटोजोम्स 44 होता है, ना कि 42 होता है, ठीक है। जेनेटिक सबसे पहले
जेडी वॉटसन के द्वारा दिया गया था, लेकिन 1906 में नहीं, 1907 में दिया गया था। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, तीसरा ऑप्शन, मेंडल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीन के अनुवांशिकता का रूप में 1886 में देखा था। नहीं, ठीक है, 1886 में आई थिंक इनका निधन हो गया था। चलो आगे देखो, एक डीएनए अणु में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड रज्जु कोण जैसे एक घुमेदार सीढ़ी से बना हुआ था। हाँ, ये चीज सही है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी सर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, बनाइए। लैंगिक प्रजनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फिल इन द ब्लैंक्स के का फिल इन द ब्लैंक्स शामिल होते हैं। विपरीत लिंग एक जनक, समान लिंग दो जनक, विपरीत लिंग दो जनक। क्या क्या क्वेश्चन है, पढ़ो और इस क्वेश्चन का राइट आंसर दो जल्दी से, है ना। लिंग तो विपरीत होगा ही। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें, समान लिंग दो जनक नहीं सर, विपरीत लिंग एक जनक नहीं सर, विपरीत लिंग लेकिन दोनों अलग अलग होना चाहिए, एक मेल और एक फीमेल होना चाहिए। ठीक है, कोई भी लिंग ऐसा थोड़ी ना चलेगा सर। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, प्रॉपर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन आज के डेट में मेल मेल में भी कंजुगेशन हो रहा है, फीमेल फीमेल में भी कंजुगेशन हो रहा है, लेकिन ये दोनों आपस में तो कंजुगेट कर लेते हैं, लेकिन ऑफ स्प्रिंग जन्म लेगा कि नहीं लेगा, बच्चा जन्म नहीं लेता है। ठीक है, ये अलग कैरेक्टर है, ना तो मेल ना तो फीमेल, जानते हो ना। चलो आगे आगे देखो, एक मादा युग्मक में, है ना, मादा के जाइगोट में क्रोमोजोम की संख्या कितना होगा। 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। जिसने सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन वाला समझा जो टॉपिक, वो टॉपिक से क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, पैरामेडिकल में वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसने जो समझा ये सब का आंसर मिनटों में लगा देगा, है ना, गलती करेगा ही नहीं, होना ही नहीं चाहिए गलती। बी 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 बिल्कुल, 23 क्रोमोसोम। जो गैमेट होता है बच्चों, वो हाइप्लॉइड होता है। ठीक है, तो वो 23 क्रोमोसोम होता है। मादा में अनिषेचित अंडे यानी फर्टिलाइजेशन से पहले उसमें कौन सा क्रोमोसोम होता है, तो उसमें एक्स क्रोमोसोम होता है, एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, अभी हम आपको बताए थे ना 23 22 प्लस एक्स, है ना, फीमेल का यही तो बताए थे 22 प्लस एक्स, और मेल का अगर 22 प्लस एक्स आ जाता है तो ये दोनों आपस में मिलकर फीमेल बना लेता है। अगर यहां से 22 प्लस वाई आ जाए तो ये आपस में मिलके क्या बना लेता है, मेल बना लेता है। ठीक है, तो एक एक्स क्रोमोसोम याद रखना है। अच्छा सर, ये तो आपने क्वेश्चन करवाई, ये करवाइए, अनुवांशिक लक्षणों में जिन समूहों को कहते हैं, क्या कहते हैं। अच्छा, अनुवांशिक लक्षणों यानी जेनेटिक कैरेक्टर्स के जीन समूह को क्या कहते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। देखिए, फिजिकल एलेल्स तो अलग चीज हो गया, प्रबल जीन भी अलग चीज हो गया, डोमिनेंट कैरेक्टर, है ना। एक हुआ फेनोटाइप और दूसरा जेनोटाइप। अगर जीन के बारे में बताएं तो उसे हम लोग जेनोटाइप, अगर फिजिकल एफिशिएंस के बारे में बताएं
उसे हम लोग फिनोटाइप। लेकिन यहाँ जीन समूह के बारे में बात हो रहा है तो जीनोटाइप। अब मुझे बताइए मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइप का रेशियो क्या होता है? तो बोलिएगा 3:1 फिनोटाइप का रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, और जीनोटाइप का रेशियो 1:2:1, जिसमें एक होगा सर शुद्ध लंबा, दो होता है सर अशुद्ध लंबा वाला, और एक होता है शुद्ध बौना वाला। ठीक है, और 3:1 यहाँ पे लंबा हो जाएगा 3 सर, और एक हो जाएगा बौना। चलिए, पुरुष का शुक्राणु में गुण सूत्र की संख्या क्या होगी? ये अच्छा क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन। शुक्राणु कहने का मतलब स्पर्म की बात हो रहा है, तो आप बोलिएगा 23 होता है ना? कोई बच्चा 46 लगा देता है, 46 नहीं होगा। मानव के कोशिका में पूछे ना, पुरुष के कोशिका में, तो आप बोलिएगा 46 क्रोमोसोम। लेकिन गुण शुक्राणु में पूछे या फिर अंडा में पूछे तो वहां पे क्रोमोसोम हैप्लोइड होता है। ठीक है, आधा होता है, याद रखना है। मानव शरीर के कोशिका में पाए जाते हैं 23 जोड़े गुणसूत्र। ठीक है, क्लियर है? 17 18, हाँ चलो 19 नंबर क्वेश्चन देखो। प्रजातियों में फिल इन द ब्लैंक जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल अनुवांशिक क्रम के योगदान प्रदान कर सकता है? 19 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटा दीजिए। ये क्वेश्चन जब आपको मैं एवोल्यूशन समझाऊंगा तब जाकर ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी फिलहाल के लिए इसे परिवर्तन लगा सकते हैं, वेरिएशन लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी ये स्लाइड से ही क्वेश्चन हटा दीजिए, एवोल्यूशन का क्वेश्चन। चलो और क्वेश्चन है, नहीं लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलिए आज ये चैप्टर आपका समाप्त होता है ना? तो बच्चों, अच्छा एक क्वेश्चन और है। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। मानव माता पिता के संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों का संचारण किसके द्वारा होता है? संचारण को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसे अनुवांशिकता, जेनेटिक्स है ना, जेनेटिक नहीं जेनेटिक्स बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए 36 पेज का आपका पीडीएफ तैयार हो गया। ये पीडीएफ अच्छे तरीका से जरूर पढ़िएगा सारे स्टूडेंट, है ना? हर एक चीज को पढ़ना है। और आप यहाँ पे आए बच्चों, आपने क्लास किया, उसके लिए मेरे तरफ से थैंक यू सो मच। और जरूर कमेंट करके बता देना, फीडबैक जरूर देना क्लास कैसा लगा। ठीक है, अच्छा कमेंट करना। अगर अच्छा कमेंट करते हो तो मैं कमेंट आपका लाइक भी करता हूँ। यहाँ पे नहीं, वीडियो खत्म होने के बाद आप फीडबैक जरूर दीजिएगा, पढ़ाई आपको समझ में आया, क्लास पसंद पढ़ा कि नहीं पढ़ा। ठीक है, और जो नए स्टूडेंट हैं वो जो सोच रहे हैं, सोचो मत भाई, 449 रुपया से कुछ होने जाना है नहीं। आप कोर्स ज्वाइन करके पढ़ाई करो, मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर आप एग्जाम फॉर्म भरे हो तो ठीक है, सोचने की वक्त नहीं है। 449 रुपया का सब्सक्रिप्शन लेकर आप ढंग से स्टडी करो, और स्टडी ढंग से कर दोगे तो कॉलेज मिल जाएगा, जिंदगी में कुछ ना कुछ तो हासिल हो जाएगा। ठीक है, निठल्ले बैठने से। तो ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं कल का सेशन में, 10 बजे अपना कल फिर क्लास होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए एंड थैंक यू सो मच। और वीडियो अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ऑफलाइन में होते ना तो लाइक वाला सिस्टम रहता ना तो बताते। जेनेटिक्स थोड़ा सा टफ है ही। ठीक है, जेनेटिक्स बायोलॉजी का सबसे टफ यूनिट है। सब सब्जेक्ट बायोलॉजी का समझ में आ जाए, इसमें ऐसा ऐसा क्वेश्चन बनता है ना। ये वो जेनेटिक्स हो गया, और ये वो ये वाला सेल डिवीजन, वहां से भी न्यूमेरिकल, केमिस्ट्री में बायोलॉजी में न्यूमेरिकल भी बनता है। ठीक है, और न्यूमेरिकल कहाँ से पूछे जाते हैं? जेनेटिक्स से। जेनेटिक्स में मैथ होता है, इसीलिए यहाँ से न्यूमेरिकल भी
बनते हैं। आपके लेवल पे तो एक भी न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जो नीट वगैरह का प्रिपरेशन करते हैं उनके जो एग्जाम होता है वहां पे न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो ठीक है। अरे कहाँ गया कमेंट, जल्दी से कमेंट आइए, मैं आपका कमेंट रिफ्रेश कर रहा हूँ। सर 14 का आंसर ए होगा सर, 1 मिनट देख लेता हूँ। कॉन्सेप्ट बस सीख लो। एक मादा, ना ना सही है। अरे भाई मादा में नहीं पूछ रहा है, मादा का युग्मक में पूछ रहा है। 23 सही है, 14 का ठीक है। सिर्फ मादा में पूछता तो 46 होता, ठीक है। पुरुष में पूछता तो 46 होता, स्पर्म में पूछे, एग में पूछे, युग्मक में पूछे तो कितना होगा, 23 होगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन में डाउट? सर पीडीएफ डाउनलोड नहीं होता, होता है यार, कैसे नहीं होता, मैं अभी फोन में दिखा दूं। पीडीएफ डाउनलोड होता है, आप गलत बोल रहे हो, पीडीएफ डाउनलोड नहीं होता है। तो क्रैश कोर्स का फोल्डर में हर एक पीडीएफ डाउनलोड हो रहा है, आप जरूर डाउनलोड कीजिए, ठीक है। आपको प्रिंट लेना है प्रिंट लीजिए, लेकिन पढ़ाई करिए, है ना। आपको जैसे पढ़ाई करना है आप जरूर पढ़िए, क्योंकि पीडीएफ डाउनलोड होता है, आप गलत बोल रहे हैं। आप ऐप अप टू डेट कर लीजिए, जिनमें नहीं होता है प्ले स्टोर से ऐप अप टू डेट कर लीजिएगा, और 2-4 दिन के बाद 1-2 फंक्शन और आ जाएगा जिसमें आपको ऐप अप टू डेट करने का अंदर में ही ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो धन्यवाद बच्चों, थैंक यू सो मच। सर बोटनी का चैप्टर, देखिए जेनेटिक्स एक तरह का बोटनी में ही आता है, ठीक है। इसे बोटनी में भी, इसके बाद एवोल्यूशन वगैरह स्टार्ट होगा, तो बोटनी प्लांट किंगडम में सब बात पढ़ाऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लो, हर एक चीज आपको पढ़ाया जाएगा। अरे मैं बोला ना 30 तक अपने पास, मान के चलिए अभी 22-23 दिन का समय है, 22-23 दिन में हम 22 चैप्टर आपको पढ़ा सकते हैं, जो उतना आपके सिलेबस में भी नहीं है, ठीक है। 2 संडे को हटा दो, फिर भी 20 दिन का समय है ना, अपन करेंगे आराम से, टेंशन नहीं लेना। बस रेगुलर क्लास करो, 1.5 घंटा का क्लास कम, अब एक्सपेक्ट भी मत करना कि 1.5 घंटा से मेरा कम क्लास होगा भी, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों। सर टेलीग्राम में भेज दीजिए, अरे कोई भेज देता तो जरूर होगा, डाउनलोड कर लेना यार, डाउनलोड तो होता है, मैं डेली डाउनलोड करता हूँ, पीडीएफ बन के आता है, तो ठीक है बच्चों, पढ़ाई करते रहो।